खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शाम के 5 बज चुके हैं और प्रोग्राम असेंबली इलेक्शंस के इस खास शुमारे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। हमेशा हमारी कोशिश रही कि इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के सियासी, सलामती और इक्तिसादी मामलात पर गुफ्तगू हो। तमाम ऐसे पहलुओं पर डिस्कशन किया जाए जिनका लेना देना बराह रास्त अवाम से है। और जम्मू कश्मीर के अंदर आप सब जानते हैं, हरियाणा रियासत के अंदर असेंबली इंतखाबात के नताइज 8 अक्टूबर 2024 को अनाउंस होंगे, लेकिन उससे पहले 3 मुख्तलिफ फेसेज से होते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर पोलिंग होगी। 3 अलग अलग फेसेज में 20 के 20 अजला को कवर किया गया है। कुछ जम्मू कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, कुछ जम्मू प्रोविंस के अंदर, फिर साउथ कश्मीर और इसी तरीके से सेंट्रल कश्मीर के साथ जम्मू के 4 अजला रखे गए हैं, जो कि 18, 25 और बिलतरतीब 1 अक्टूबर को जाकर आपके सामने वोटिंग खत्म होगी, यानी पोलिंग का लास्ट डे 1 अक्टूबर होगा। उससे पहले सियासी सरगर्मियां अरूज पर है। कुछ खदशात का इजहार किया जा रहा है, एक दूसरे पर बयानात, एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने की कोशिश और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी कुछ बयानात के जरिए ये झलकता है कि कोशिश अब तक हुई है। लेकिन बहरहाल ये चूंकि आवाम ने तय करना है कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके लिए इंतजार अगले तकरीबन 1 महीने तक करना होगा। लेकिन इंतखाबी तशहीर के बीच इससे पहले आज के मौजू पर जाएं, जम्मू कश्मीर की सियासत पर गुफ्तगू करें। एक बड़ा अपडेट दारुल हुकूमत दिल्ली से, जहां पर इंजीनियर अब्दुल रशीद जो कि आप जेल से बाहर आएंगे, यानी आपसे थोड़ी देर पहले जो बड़ी खबर डेवलप हुई दिल्ली से कि इंजीनियर रशीद को, जिनको अंतरिम जमानत या अबूरी जमानत मिल गई है, अब वो 2 अक्टूबर 2024 तक इंतखाबी तशहीर में शिरकत कर सकेंगे। हो सकता है कि बाद में इसमें तौसी की जाए। 4.5 वर्ष हो गए हैं दिल्ली की तिहाड़ जेल में इंजीनियर अब्दुल रशीद यहां बंद है। टेरर फंडिंग का केस उन पर है। बैक टू बैक चार्जेस के बाद उनके खिलाफ एनआईए काफी ज्यादा और सख्त किस्म के केसेस के साथ गई और इंजीनियर रशीद को यहां तक कि बहुत बार उन्होंने कोशिश की कि वो जेल से बाहर आए। जब लोकसभा इंतखाबात भी थे, इस वक्त चूंकि वो रुकने पार्लियामेंट है, इस वक्त उनकी काफी ज्यादा अहमियत है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हें कुछ वक्त के लिए इजाजत मिली थी, वो भी हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए, जब अलग से जाकर उन्होंने और अमृतपाल सिंह ने जेल से बाहर आकर दिल्ली के अंदर लोकसभा सेक्रेटरीट में स्पीकर के सामने हल्फ उठाया था। दोनों रुकने पार्लियामेंट है। लेकिन इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर की सियासत में आइंदा दिनों में क्या वाकई में कोई बदलाव लाएंगे या महज खदशात हैं, ये जानने की बहुत कोशिश हम करेंगे। और कुल मिलाकर वादी कश्मीर, कल इतलात हैं कि इंजीनियर रशीद पहुंच सकते हैं आज दिल्ली के अंदर, जहां समात हुई है और अदालत ने 2 अक्टूबर तक अबूरी जमानत देने के बाद आइंदा दिनों जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम चलाने की इजाजत उन्हें दे दी। इसके लिए उनको अबूरी जमानत मिली है। इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में है, एनआईए उनके केस को डील कर रही है और यहां तक कि उनकी इस जमानत अर्जी की सख्त मजम्मत भी की गई और मुखालफत भी। लेकिन चूंकि कोर्ट का फैसला बड़ा होता है, कोर्ट का हतमी फैसला होता है और इस तरीके से इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए अदालत की जानिब से जमानत दी गई, लेकिन अबूरी जमानत है, इंटरिम बेल है। और इसलिए आज का दिन अगर पूरा आप मिलाकर लें 10 सितंबर से, तो 21 से 22 दिनों का ये जो वक्त है जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत कुछ तब्दील कर सकता है सियासी एतबार से। और जहां तक बात शुमाली, जनूबी और वस्ती कश्मीर की है, तो अवामी इत्तेहाद पार्टी दीगर पार्टियों के सामने इस बार लोकसभा इलेक्शन में जब इंजीनियर रशीद जीत कर गए तो एक खुला चैलेंज देने की कोशिश कर रही है। क्या वो हवा वाकई में बरकरार है और इंजीनियर रशीद के आने के बाद क्या होगा, इस पर मुसलसल हमारी नजर रहेगी। इतलात हैं कि कल वो श्रीनगर पहुंच सकते हैं। बहरहाल फिलहाल राहत की बात अवामी इत्तेहाद पार्टी के हजारों कारकुनान के लिए जो इंतजार कर रहे थे। आज और कल होने वाली सरगर्मियां पहले मुअत्तल की गई थी, क्योंकि उनके जो फर्जंद हैं वो दिल्ली रवानगी से कबल ही बता रहे थे कि वो वालिद की रिहाई का इस बार उम्मीद कर रहे थे और पुरुम्मीद होकर दिल्ली गए थे। तो इसलिए आज और कल उन्होंने ज्यादा सरगर्मियां नहीं करनी है, ये तो कंफर्मेशन की जा रही थी। मगर अब यहां से आगे आप देखेंगे सूरत हाल मजीद बदलेगी और इस तरीके से इंजीनियर रशीद ही नहीं, बाकी पार्टियां भी जहां पर दमखम लगा रही हैं, आप देखेंगे मुकाबला और दिलचस्प होता दिखाई देगा। ये तो एक बात, इस पर आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे। आज के मौजू की तरफ चलते हैं और एक और अहम खबर और अपडेट आपके सामने। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तमाम पार्टियां सरगर्म हैं। शुरुआत में मैंने कहा कोई पार्टी पीछे ना रहे, इसकी कोशिश हो रही है। इंतखाबी तशहीर में एक दूसरे पर बयानात मुसलसल दिए जा रहे हैं, किसी का माजी, किसी का हाल और यहां तक कि मुस्तकबिल में क्या होगा, सब कुछ गिनवाया जा रहा है। सियासी जमातों के लीडरान एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। अलायंस टू नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का है, उसको लेकर भी तरह तरह के बयानात आ रहे हैं और इन बयानात के बीच सबकी नजरें इस बात पर भी हैं कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर 45% के आसपास इस वक्त आजाद उम्मीदवार हैं, और सिर्फ आजाद उम्मीदवार नहीं, अवामी इत्तेहाद पार्टी पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद भी चुनाव लड़ रही है। तो क्या है, इसलिए दिलचस्प है। और जमाते इस्लामी भी 33 से 34 वर्षों की तवील मुद्दत के बाद इंतखाबी अमल का हिस्सा बन रही है।
इन सारे मौजूआत पर एक एक करके मेहमानों की राय भी लेंगे, हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले आज साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और अलायंस के लोग आमने सामने। एक तरफ सैयद अल्ताफ बुखारी जो चूंकि अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो महबूबा मुफ्ती के उन सवालों का जवाब दे रहे थे कि ये तमाम जो पार्टियां हैं बीजेपी की प्रॉक्सीज हैं या इनके करीबी हैं, किसी को जेल से लाया जा रहा है, किसी को बाहर से उठाकर, और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स किसी न किसी तरीके से सत्ता में दाखिल होने की कोशिश। महबूबा मुफ्ती के इल्जाम के बाद ये जवाब आया कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त इंतखाबी तशहीर चला रही हैं, कहती हैं पैसा नहीं है, तो बताइएगा कि कैंपेन कैसे चल रही है। राम माधव जम्मू कश्मीर आए, उस पर भी सवाल अल्ताफ बुखारी ने पूछा। लेकिन पुलवामा साउथ कश्मीर के अंदर जहां पर आज मजीद कुछ सवाल आते थे, हाथ से भी पूछे गए, और पार्टी की हिकमत अमली क्या है इस पर भी रोशनी डालने की कोशिश महबूबा मुफ्ती ने की है। बाकी जमातें हैं वो घबरा रही है, उनके पास लोगों के पास माफी मांगने के सिवा और कोई चारा नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आप जो गरीब आदमी जेल में है उसके माँ बाप को उसको मिलने की इजाजत नहीं है। एक तरफ से वो मामला है, जो हमारे जेलों में नौजवान है वो सालों से जेलों में और उनको उनके माँ बाप को उनसे मिलने नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ से जेलों से लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी पार्टियां बनती हैं, उनकी गाड़ियां चलती है, उनको सिक्योरिटी दी जाती है। यहाँ तक कि जब वो हमारे कैंडिडेट पे हमला करते हैं यावर बांटे पे, तो पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय हमारे जो वहाँ के कैंडिडेट है इलेक्शन कमीशन उसको नोटिस भेजता है। इससे आपको पता चलिए, बयानात आपके सामने दोनों तरफ के, इस पर भी थोड़ी देर में चलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब इंतखाबी सरगर्मियों की तरफ हम जा रहे हैं तो मुख्तलिफ जमातें आपको इसी तरह की कैंपेन से या इसी तरह की आप देखेंगे आइंदा दिनों में भी कोशिशें करते हुए नजर आएंगे। और 4 खास मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, एक एक करके उनका भी ओपिनियन लेंगे और साथ साथ कुछ मजीद पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर भी आपको बताएंगे। और जो मैंने शुरुआत में खबर रखी, दिल्ली की खुसूसी NIA की अदालत की तरफ से जो फैसला सुनाया गया, उस पर भी तरह तरह का इस वक्त रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ है। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन किए हैं। फयाज अहमद साहब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं, हमारे साथ इस वक्त वादी कश्मीर से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब, वेलकम आपको प्रोग्राम में कहेंगे। मंजूर भट्ट साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान, मुसलसल कैंपेन में मसरूफ नजर आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अंकुर डोगरा कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, थैंक यू सो मच अंकुर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और स्टेट जनरल सेक्रेटरी PDP नज़ीर अहमद साहब भी हमारे साथ हैं, तर्जुमान भी पार्टी के, और एक बड़ी जिम्मेदारी इनको पिछले दिनों दी गई है, इनके साथ भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। मैं शुरुआत ज़रा आप ही से करूँगा, मंजूर भट्ट साहब। इंजीनियर रशीद साहब भी बाहर आ रहे हैं, 20-21 दिनों का वक्त है, हो सकता है कि बाद में उनकी जो उन्हें इंटरिम बेल मिली है इसको एक्सटेंड किया जाए, वक्त बढ़ाया जाए, लेकिन चूंकि उनके आने से पहले भी कुछ सवालात थे और अब मजीद ये सवालात गहराएंगे। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहती हैं कि तमाम के तमाम लोग, और उमर अब्दुल्ला भी तकरीबन इसी तरफ इशारा करते हैं कि इन लोगों को उनके खिलाफ लड़ाने की कोशिश और बाहर से उठाकर, और जो कुछ लोकसभा इलेक्शंस में हुआ तकरीबन वैसी ही उसी तर्ज पर इस वक्त काम किया जा रहा है, ये सब हुकूमत जानबूझकर कराती है। इस इल्ज़ाम का जवाब बीजेपी पर्टिकुलरली कैसे देखती है या सीरियसली ले भी रही है इन चीज़ों को? आज भी कहा गया कि खौफजदा हैं, इसलिए ये सारी पार्टियां जो इस वक्त बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बाकी तमाम लोग महबूबा मुफ्ती के मुताबिक हमसे घबराए हैं और इसलिए तमाम लोगों को साथ लाने की कोशिश है। मंजूर साहब, मंजूर साहब आप तक आवाज पहुंच रही है? प्रॉब्लम, हमारा कोई इशू नहीं। चलिए मैं जरा फयाज साहब से एक ओपिनियन ले लूं। फयाज साहब, मैं आप तक आवाज पहुंच रही है? फयाज साहब, फयाज साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मंजूर साहब भी हमारे साथ ज्वाइन किए। मंजूर साहब, आवाज मेरी आ रही है? चलिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, यहां पर फौरन लौटूंगा तो ये सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। तकनीकी खराबी की वजह से हमारे साथ कुछ मेहमान ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं।
2 मिनट में वापस लौटते हैं और इस मैं अपने मेहमानों के पास चलूंगा। इससे पहले बीजेपी के तर्जुमान के पास जाए, हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे फयाज साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हमारे साथ अंकुर डोगरा कांग्रेस से हैं, नजीर अहमद हमारे साथ पीडीपी से हैं। मैं फयाज साहब आप ही के पास आऊंगा। इंजीनियर रशीद साहब भी निकल आए, सवालात जरा यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि आपके पार्टी के सरप्रस्त कहते रहे या बाकी तमाम लोग, अगरचे नाम नहीं लिया लेकिन इनडायरेक्टली कहते रहे कि शायद कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस अलायंस का खौफ है, इसलिए प्रॉक्सीज को या अपने करीबियों को चाहे वो जेल से क्यों ना लाना पड़े, इसलिए भी बीजेपी उसको बाहर लेकर आ रही है। देखिए जी, जैसे आपको पता ही है कि अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, कश्मीर में पूरे जोरों शोर से चल रहा है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है, इसमें मतलब अगर हम लोगों की एस्पिरेशंस को देखेंगे तो ये फुलफिल होती नजर आ रही है क्योंकि लोगों की काफी डिमांड्स है। यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के बाद जिन मुद्दों की बात होगी वो पब्लिक फ्रेंडली है, उसके बारे में अपना पब्लिक फ्रेंडली मैनिफेस्टो भी जारी किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। लेकिन अगर आप लोगों को गुलाब की खुशबू दिखाएंगे तो उनको गुलाब की खुशबू महसूस होगी। अब जो चीजें हो रही है, लोग काफी अवेयर है, लोगों को पता है कि इलेक्शन में कितनी प्रॉक्सीज को खड़ा किया गया है और जितने ज्यादा प्रॉक्सीज को खड़ा किया गया है, इसमें एक ही मोटिव है लोगों का जो दिल्ली में सरकारें चलाती है कि कांग्रेस और नेशनल को दूर रखा जाए, क्योंकि नेशनल और कांग्रेस के अलायंस का इतना खौफ तारी हो चुका है कि इनको लग रहा है जिस कश्मीर की हम बात कर रहे थे, जिस कश्मीर के नाम पे हम रोटियां सेक रहे थे, वहां पे हालात बहुत नॉर्मल हो रहे हैं। लोग जोग दर जोग रैलीज में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। कल ही हमारी एक बड़ा रोड शो था जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट आगर रोहल्ला साहब साउथ कश्मीर में कर रहे थे कल पुलवामा के अंदर। तो लोगों का जो रिस्पांस है और रुझान है वो उन चीजों के लिए खौफ तारी करता है, जो नहीं चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर लोगों को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड हो, उन चीजों से नजात मिले जो टर्माइल में पिछले 30 साल से ये सहते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो मेरा भी यही कहना है कि इसकी जो टाइमिंग है, लोगों को समझ आएगा कि जो अगर कोई लोग जेल से बाहर आ रहे हैं या जो पीछे आपने देखा होगा जब फार्म नॉमिनेशन की बात थी, फार्म फिल करने जा रहे थे लोग, एक जगह से एक उम्मीदवार का मतलब रिजेक्ट किया गया फार्म और वो दौड़ते दौड़ते उस जगह पे गया जहां पे अब्दुल्ला साहब फार्म फिल करने जा रहे थे। लेकिन तो फयाज साहब, मुझे जहां तक याद है फयाज साहब, लोकसभा इलेक्शंस में साउथ कश्मीर के बेल्ट ही को अगर मैं पकड़ लूं तो मैक्सिमम एरियाज के अंदर आपका कैंडिडेट मजबूत रहा, वोट काफी अच्छे मिले, अगरचे सख्त मुकाबला दिया गया लेकिन इसके बावजूद आप जीते। ये डर किस बात का है? आप तो कहते थे कि बीजेपी का पर्टिकुलरली टनल के उस पार बिल्कुल कोई वजूद नहीं है, लेकिन अचानक से 1-1.5 महीने के अंदर क्या हो जाता है, लोकसभा इलेक्शंस के बाद आप ये कहने लग पड़ते हैं कि बीजेपी यहां हुकूमत बनाने की कोशिशें कर रही है बाकी साथियों के साथ मिलकर। ये अचानक से महसूस हुआ या लग रहा है वाकई में ऐसा है जो आप कह रहे हैं, इसके पीछे कोई हकीकत भी है? नहीं, आप देखिए, अगर हम पुलवामा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात ही करेंगे तो यहाँ पे जो दो सबसे बड़ी जो पार्टीज है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक पीडीपी, क्या वजह है कि यहाँ पे बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया? क्या वजह है कि अल्ताफ बुखारी साहब की जो पार्टी है, अपनी पार्टी, उसने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया? इससे एक मतलब इसमें तो सोच में पड़ ही जाता है वोटर कि जरूरी कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। नो डाउट अगर बीजेपी बहुत मतलब कमजोर है, लेकिन जो प्रॉक्सीज उन्होंने जहां जहां पे उनको लगता है कि ये कैंडिडेट थोड़ा सा स्ट्रांग है, वहां पे वो बैकअप दे रहे हैं उनको। तो यही वजह है कि हमारे उमर साहब ने भी बात कही है कि लोगों को जो लोग अभी बाहर आ रहे हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे लग रहा है उनको जिस तरह नॉर्थ में इन्होंने एक वे क्रिएट की थी, उसी तरह का एक फर्जी वे क्रिएट किया जाएगा और उससे थोड़ी सी खलबली मच जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, यहाँ पे हमारे जो हमारे कैंडिडेट काफी स्ट्रांग है, उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है और नेशनल पे। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अंकुर डोगरा साहब, क्या अगर मैं पूछूं अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि जिस रीजन से आप हैं वहां से सबसे पहले एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें कांग्रेस की हाईकमान को भी श्रीनगर और जम्मू से बयान देकर सफाई देनी पड़ी। अगर सब कुछ ठीक था तो ये बयानात देने की जरूरत क्या पड़ी? और अब से थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू में शक्तिराज परिहार कह रहे हैं कि
कांग्रेस के लोग रात के 11-12 बजे हमें मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, वो हमारे साथ हैं। अंकुर डोगरा, अंकुर साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अंकुर साहब को दोबारा फोन मिलाइएगा। मैं नजीर साहब के पास जाऊं। नजीर साहब, कैंपेन को बहुत करीब से आप देख रहे हैं, अवाम की नब्ज क्या कह रही है, क्या मुशाहिदा कर पा रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल का, उस वक्त जब आप कह रहे हैं कि पीडीपी ने काम किया, तामीर तरक्की की, बाकी जमातें उसके आसपास खड़ा नहीं हो पा रही हैं, और अब तो हम देख रहे हैं कि पहले आपका बराह रास्त मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस से होता था, अब कांग्रेस तो बीच बीच में है ही, लेकिन जमात भी आ गई, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, और यहाँ तक कि एआईपी भी साउथ कश्मीर के अंदर शायद एक थ्रेटनिंग हो सकती है। देखिए, मिस्टर फयाज वानी के साथ मैं एक हद तक सहमत हूँ। जो उन्होंने कहा है, एक एम्बिगस माहौल क्रिएट किया जा रहा है। मतलब जहाँ जहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, या कहीं पर जमात इस्लामी का, जिसका कोई अथेंटिक हमें कोई इस तरह का सबूत नहीं है कि वहाँ पे जमात का एक बाज़ाब्ता नज़म होता है, जब उनका कैंडिडेट मैदान में खड़ा होगा वो बाज़ाब्ता उसको ओन करेंगे, और लोगों में एक बिल्कुल खल्फशार सा पैदा हुआ है, भाई ये अगर आज़ाद उम्मीदवार हैं तो ये कि अपने आप को ओन, जमात को ओन करते हैं, हम जमात के कैंडिडेट हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो उस वजह से हमें लगता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स इनका मकसद है, ताकि दूसरी जमात को नुकसान पहुंचाए। तो वाकई इनका वजूद, तो आप कहते हैं टनल के उस पार, टनल के इस पार भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और जहां तक वही मैं नज़ीर साहब, चूंकि आप सीनियर हैं, आपका सियासत में तजर्बा एक तवील है, ये बड़ी दो पार्टियां जिनका होल्ड है और आमने सामने हुआ करती थी, अगरचे अलायंस में इस बार नहीं है, लेकिन खौफजदा किस बात से कि इन तमाम लोगों का इस्तेमाल करने का शक है? नहीं, वो तो होगा ही, लेकिन एक बात क्लियर है बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट, कि जो मैं अगर साउथ की बात करूं, यहाँ पे मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का ही बराह रास्त मुकाबला है। तो उसमें हमारी पार्टी पीडीपी का बड़ा एक स्ट्रांग होल्ड है। जो इनका कहना है, मिस्टर फयाज का कहना है कि यहाँ हमारा कैंडिडेट, उसकी बड़ी पोजीशन स्ट्रांग है, वो मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा 15 साल 20 साल से एक रिप्रेजेंटेशन जो इस साइड को, खासकर पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला है, तो उसमें लोगों को बिल्कुल ग्राउंड पे कोई डेवलपमेंटल वर्क, कोई प्रोजेक्ट या कोई रोजगार के मसाइल हल किए जाने का लोगों को बिल्कुल वो उनकी नजरों के सामने है। तो इस तरह मिस्टर फयाज की ये जो ये इनका दावा है कि हम स्ट्रांग हैं, बिल्कुल मैं इसे रिजेक्ट करता हूं आउटराइट। और आप देखिए आने वाले दिनों में, मैं जहां तक 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा बिल्कुल मजबूत है पोजीशन, यहाँ पे पुलवामा, पापोर और त्राल, इंशाल्लाह मैंने इन इलाकों का दौरा किया तो मैंने देखा लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और लोगों को भरपूर एहसास है कि पीडीपी ने काफी काम किया। लेकिन नजीर साहब, मुझे एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताइएगा, जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम हर किसी उम्मीदवार के साथ देख रहे हैं, लोगों की एक कसीर तादाद है, लोग काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं, 370 और 35A का आपका मौक़िफ़ बिल्कुल भी कोई तब्दीली उसमें नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मंशूर के जरिए उन बातों को दोहराया, वादा किया कि अगर हम वापस आते हैं तो ये चीज़ें करेंगे। क्या एक वोटर इस चीज़ को मान रहा है, वो यकीन कर रहा है, या फिर वो बुनियादी मामलात हैं उस पर तवज्जो मबजूल कराने के लिए वो लोकल फेस को ज़्यादा वहाँ पर तरजीह दे रहा है? नहीं, हम इसमें फेयर पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं, इसमें कोई हम अपनी तरफ से वो झूठे दावे नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम यहाँ से जाके तो वहाँ से लाए। आप देखते हैं कि असेंबली के जो लिमिटेड इख्तियारात होंगे, हम उसका भी तज़किरा लोगों में करते हैं, लेकिन हमने ये दावा नहीं किया कि यहाँ से हमारे मेंबर जो यहाँ से इलेक्ट होके जाएंगे वो यहाँ जाके ही वहाँ से इन चीज़ों को वापस ले आएंगे। लेकिन एक कोशिश तो जरूर करेंगे, एक आवाज़ जरूर बनेगी, और बड़ी मजबूत आवाज़ होगी हमारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 370 की बात कर रही है, पीडीपी भी सेम बात कर रही है। फयाज साहब, ये 370 1954 वाली बात हो रही है, 53 वाली बात हो रही है, या 2019 वाला 370? किस 370 को लेकर आप अवाम के बीच में जा रहे हैं और अवाम एकदम से मान ले? फिर आप कहते हैं कि शायद ये पार्टियां बाकी भी इस्तेमाल हो सकती हैं। अगर ये मौक़िफ़ इतना हम देख रहे हैं तब्दीली तो नहीं है, लेकिन अगर माना जा रहा है, यकीन है लोगों को,
तो फिर तो किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए, चाहे 10-10 लोग क्यों ना ग्राउंड में आ जाए। देखिए, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ देखेंगे इस बारे में, तो हम पहले ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, उसमें जो 53 की पोजीशन थी, लेकिन आप देखिए कि जो यहाँ पे 2014 में लोगों से वोट मांगा गया, तो बेसिकली जो ये आर्टिकल हटा या इसके लिए जो राह हमवार की गई, ये तो पीडीपी की जमात थी जिन्होंने सेंटिमेंट पे वोट लिया कश्मीर से, कश्मीर को ये कह के कि भाई एक और फ्लड आ रहा है, यहाँ पे वो पार्टी पैर फैलाने की कोशिश कर रही है जो कश्मीरी को स्पेशल स्टेटस से और 35A से दूर रखेगी। बाद में क्या हुआ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था पीडीपी को। डॉक्टर फारूक ने यहाँ तक भी कह दिया था कि अगर आपको कोई शक शुबा है, मैं तो इंग्लैंड बैठूंगा 6 साल, उसके बाद वहां से फिर यहाँ पे सियासत करूंगा जब दूसरा इलेक्शन होगा। लेकिन इन लोगों ने राह हमवार की और उसका खिमियाजा पूरा कश्मीर इस वक्त उठा रहा है। तो इसमें हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्रांग मौक़िफ़ है, क्योंकि हम 70 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं नजीर साहब से इसका जवाब थोड़ी देर में लूंगा। अंकुर भी हमारे साथ हैं। अंकुर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है। अंकुर डोगरा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अंकुर साहब तक कुछ आवाज नहीं पहुंच रही तकनीकी खराबी की वजह से। नजीर साहब, जरा ये जवाब दे दीजिएगा, जब दोनों का मौक़िफ़ सेम था तो फिर हमें तो ये भी महसूस होता है कि शायद आप एक पेज पे इस चुनाव में भी जा सकते थे, लेकिन राहें जुदा जुदा क्यों हैं? नहीं, देखिए, ऑटोनॉमी की बात की इन्होंने, इनकी जब मेजॉरिटी 1996 में आई थी तो इन्होंने रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। उससे पहले अगर इस जमात ने इलेक्शन में उतरने से पहले कम से कम ये इंश्योर किया होता कि हमारी ये ऑटोनॉमी बहाल हुई। नहीं, इनने मतलब इलेक्शन करा के वो बाद में रेजोल्यूशन यहाँ पर असेंबली में पास कर दिया, उसको पार्लियामेंट में रद्दी की टोकरी में फेंका गया। ये क्या कह रहे हैं? जी फयाज साहब, देखिए, अगर आपको पता होगा 1996 में जब इलेक्शन हुई अपने कश्मीर के अंदर, तो अगर कश्मीर की पूरी सिचुएशन से आप बाखबर है, कश्मीर के अंदर वो कोई रोड नहीं था कि जहां पे चलने के लायक था, कोई भी ब्रिज ऐसा नहीं था कि जो जला नहीं था, कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था या हॉस्पिटल्स की बिल्डिंगें थी। जब 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत संभाली तो उसका मेन फोकस रहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है उसको फिर से खड़ा किया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि जो पीपल्स अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन हुआ था उसमें तो महबूबा जी भी थी, उसके बाद उनको उनसे कंटिन्यूसली राब्ता रखा गया। अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल अपने दरवाजे खुले रखे थे। हमने कहा था कि कश्मीर में लोगों की एस्पिरेशन पे चल के काम करेंगे। पीडीपी और जो अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कांग्रेस है, अगर मिलके ये चुनाव लड़ती है तो एक स्ट्रॉन्ग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मेजॉरिटी आएगी, मेजॉरिटी के बाद असेंबली में, क्योंकि असेंबली होती किस लिए है, जब हम मेंबर्स को बनाते हैं तो वो कानून बनाने के हकदार होते हैं और कानून तोड़ने के हकदार होते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे बड़ा जो झटका लगा पूरे कश्मीर को, वो इस बात से लगा कि अभी महबूबा जी का मूड का पता नहीं है कि वो किसके साथ जाना चाहेंगे। 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि हम किसी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं, हमारे लिए सब हाथ सही है। फयाज साहब, जब दिल्ली के अंदर फैसले हो रहे थे 370 को लेकर, तो आपके 3 मेंबर्स थे, किसी एक ने इस्तीफा दिया उस वक्त? आपको पता ही है कि जो ही ये 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, एज ए जर्नलिस्ट मुझे बोल लीजिए, किसी को बोलने का हक दिया गया? यहाँ पे तो जेलें बिल्कुल भर ली गई, जितने भी मतलब पॉलिटिशियंस थे किसी भी जमात के, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, चाहे वो पीडीपी के थे, जिसने भी उस वक्त बात इसके अगेंस्ट में की तो उनको तो जेल का रास्ता दिखाया गया। अभी हालात ठीक हो रहे हैं, हम विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बातें कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम इसी देश के रहने वाले हैं, इसी देश में रहते हैं, तो इस देश में हमें वो लोग ये ना बताए कि हमारे घर के रसोई में क्या पकेगा, हम किस तरह का कपड़ा पहनेंगे, हम अपने चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे या नहीं रखेंगे, या हमारे बच्चियां निकाब पहनेंगी या नहीं पहनेंगी। बात तो मुद्दों की है।
आप इन मुद्दों को वोट से डिसाइड करेंगे। हमारे जो आने वाले इस असेंबली इंतखाब में वोट डालने जा रहे हैं पब्लिक, हम पब्लिक से यही कहेंगे कि जो आपको अच्छा लगेगा, जिनका मैनिफेस्टो ठीक अच्छा है, ये लगेगा, पब्लिक ने डिसाइड जिनकी करना है। आपको नजीर साहब, लगेगी, अगर मामलात ये सेम पब्लिक- है, परेशानियां सेम है, मुद्दे सेम है, तो फिर हम मंशूर भी ऑलमोस्ट सेम ही देख रहे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं। मगर इन सब के दरमियान अगर दो बड़ी इलाकाई जमातें अलग अलग मुद्दे सेम लेकिन लड़ते अलग अलग नजर आएंगे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे, तो इज इट पॉसिबल जो आपका टारगेट है, जो अगराज़ व मकासद हैं, वो हासिल हो सकते हैं ऐसे? मगर मैं नहीं समझता हूँ कीचड़ उछालनी चाहिए। मैं कहता हूँ एक कंस्ट्रक्टिव रोल हर जमात का होना चाहिए, फॉर द सेक ऑफ कश्मीर जे के। अच्छा, उसमें गुपकार अलायंस की अगर बात इन्होंने की तो ये अनफॉर्चुनेट है। मेरी जो लीडर है, पॉलिटिकल लीडर महबूबा जी, वो तो उस खौफ हरास के माहौल में घर घर गई, इनको बाहर निकाला और एक किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की। तो फिर उसके बाद उसको क्या मिला, इन्होंने कहा कि ये जी पीडीपी की एग्जिस्टेंस, अगर वोट शेयरिंग का मसला था, उन्होंने ये भी कहा था कि आप ही सारी सीटें मैं कुर्बान करूंगी अपनी सीटें, लेकिन इन्होंने सबोटाज किया उसको। इन्होंने बिल्कुल वो बात इन्होंने मानी, इनके लिए हजम नहीं। इन्होंने कहा नहीं जी, हम जी स्ट्रांग, हमारा होल्ड है, स्ट्रांग पार्टी है, तो हमारी एग्जिस्टेंस ज्यादा है आपसे, आपकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वो टाई फिश हो गया फिर। और ये क्या कहते हैं फिर, इस तरह का वो झूठ पर मबनी बात कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं ना कि वोटर आज इतना बाशऊर है, वो तमाम सियासी जमातें जो कह रही हैं, हम लोकल लेवल पे ये देख रहे हैं कि प्रायोरिटी लोकल मुद्दों को दी जा रही है। जब बिजली, पानी, सड़क की बात हो रही है तो तब भी हम इस तरह के मामलात जिनको डिस्कस नहीं शायद किया जाना चाहिए था, वो भी हो रहे हैं। 370, 35A की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जहां पर एक दूसरे का माजी गिनवाया जा रहा है, गलतियां उधर हुई, इधर हुई। इज इट पॉसिबल कि एक वोटर जो आपके पास बड़ी पुरुमीद होकर इस बार भी वोट डालने आएगा, जिस किसी जमात को भी वोट देता है, ये मुमकिन है कि वो जिन मामलात को लेकर आपके पास आ रहा हो, उस पर जब कोई संजीदा नजर नहीं आ रहा तो वो हल होंगे? हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं फिर? नहीं, ये 70 साल से इन्होंने इक्तिदार में रहे हैं, 70, उससे पहले इन्होंने तहरीक भी चलाई है, उसका बाद में क्या हशर हुआ है वो सबके सामने है। तो पीडीपी बहुत कलील उर्से में उनके बड़े बड़े काम, उन्होंने कंस्ट्रक्टिव काफी काम किया है। और दूसरा, जो कुछ वादे उन्होंने किए उसमें कुछ इस तरह का है कि एक लिमिटेशन पैदा हुई, क्योंकि वो अलायंस में थे दूसरी पार्टी के साथ, तो मेरे ख्याल में वादा खिलाफी हुई और पीडीपी का वो जो उन्होंने कमिटमेंट लोगों के साथ की थी, उसमें उन्हें काफी कठिनाई आ गई थी। अच्छा नज़ीर साहब, आज सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब से एक सवाल पूछा गया कि महबूबा मुफ्ती साहिबा की तरफ से, चूंकि आपने इल्ज़ामात प्रॉक्सीज का नाम देकर बाकी लोगों पर लगाया, तो जवाब में आया कि आप तो कह रहे थे कि कैंपेन के लिए पैसा नहीं है, तो आज बताइएगा पैसा क्यों नहीं, कहाँ से आ रहा है? फिर कुछ एक जगहों पर आपके कैंडिडेट्स हैं, वहां पर एआईपी का कैंडिडेट नहीं है, तो फिर बताइएगा प्रॉक्सीज कौन है? और तीसरा बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया गया कि राम माधव जम्मू कश्मीर में क्यों वापस आए, इसका जवाब महबूबा मुफ्ती दे सकती हैं, पुराने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश नए सिरे से है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने कहा ना, हम फेयर पॉलिटिक्स, कोई इसमें हम वो क्या कहते हैं हिडन एजेंडा, ऐसा कोई नहीं है। हमारा क्लियर स्टैंड है, हम लोगों के जख्म पर मरहम रखना चाहते हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, रोजमर्रा के मसाइल हैं, उनको हल करना चाहते हैं, चाहे रोजगार का मसाइल हो, चाहे डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो, चाहे कोई और भी प्रोजेक्ट्स को एस्टेब्लिश करना हो, चाहे प्रोजेक्ट्स जो हमारे प्रोजेक्ट्स सेंटर के पास जो वापस हम लेना चाहते हैं उनसे, तो उस पर काम करना चाहते हैं। तो लोग बिल्कुल इन चीजों को समझते हैं, अच्छी तरह इदराक इनका लोगों को है। तो उस वजह से हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है कि हम पीछे से किसी के साथ हाथ मिला रहे हैं। बाकी पैसों का सवाल, पैसे तो आज तो अपने हमारे वर्कर्स होते हैं, हमारे यार दोस्त साथी, वो तो पार्टी को कंट्रीब्यूट कर ही लेते हैं। फयाज अहमद साहब, एक आखिरी चीज, आजाद उम्मीदवार तकरीबन 45% के आसपास पहले दो फेसेज में है, 239 सेकेंड फेज में, 219 पहले फेज में, और इनमें 45% के आसपास आजाद उम्मीदवार हैं। जमात इस्लामी भी मैदान में है, अपनी पार्टी भी है, डीपीएपी है। पहले आप कह रहे थे कि हम मजबूत हैं, बराह रास्त मुकाबला हमारा इस बार पीडीपी से है। ये जो नए ग्रुप्स हैं, नई तंजीमें हैं, नए लोग हैं, एक चैलेंज के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ले रही है, एक कहीं ना कहीं डिच कर सकते हैं ये इन इंतखाबात में आपकी जमात को, आपके कारकुनान को, पर्टिकुलरली उम्मीदवारों को? देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये स्ट्रांग कार्डर बेस्ड जमात है
हम उन लोगों को बहुत ही वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, जो पहले समझते थे कि ये चुनावी प्रोसेस जो है कश्मीर में इसमें पार्टिसिपेट नहीं होते थे, कुछ हलाल हराम की बातें होती थी, लेकिन अगर वो आएंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनका खैर मकदम करती है। ये डेमोक्रेटिक सेटअप में डेमोक्रेटिक राइट है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है। रही बात अब पब्लिक के मूड की, पब्लिक जो है वो अपने वोट से जवाब देगी। 18 को हमारी चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि लोग किस तरह निकलेंगे। हमने पहले ही बता दिया कि अगर 50 या 55% वोटिंग हुई थी अभी इस असेंबली सेगमेंट में, आप देखेंगे कि 65% क्रॉस कर जाएगी। और हम पुरुम्मीद है, पुरअज़म है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के लिए काम किया है, हम अपने मैनिफेस्टो पे कायम है और ये मैनिफेस्टो पीपल फ्रेंडली मैनिफेस्टो है। लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही जाएंगे। अब जो लोग वोट स्प्लिट करने के लिए आए हैं उनका भी जवाब होगा, प्रॉक्सीज को भी जवाब होगा, और प्रॉक्सीज को लाने वाले जो लोग हैं उनके आकाओं को भी जवाब होगा कि कश्मीर का मूड क्या है, कश्मीर का सेंटिमेंट क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर अहमद साहब और फयाज अहमद साहब, प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, अपनी कीमती आरा पेश करने के लिए, और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सूरत हाल क्या है बिलखुसूस साउथ के अंदर। और इंजीनियर रशीद के आने के बाद कुछ सवालात उठ रहे थे, उसका जवाब ज़रूर कोशिश करेंगे कि 9:30 आप हमारे साथ ज्वाइन करें। पार्टी की यहाँ से आगे क्या हिकमत अमली उनकी रहेगी, और बाकी जमातों को लेकर जो उनके तासुरात थे या मौक़िफ़ था, क्या उसमें कोई तब्दीली होगी। और जम्मू कश्मीर, मैं मुसलसल एक बात कह रहा हूँ कि ये ऐसे चुनाव हैं, तारीखी तो हैं ही, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ दिलचस्प भी हो रहे हैं। उसकी वजह आपके सामने शुरुआत की खबर रखी, और उससे पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जमाते इस्लामी, DPAP, अपनी पार्टी और बाकी तमाम लोग, नए ग्रुप जो इस बार मुख्तलिफ इलाकों से, अगरचे ख़वातीन कम हैं लेकिन मैदान में ज़रूर हैं। इस प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही।